पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। Pakistan armed forces shall never be surprised by you. But let me assure you, we shall surprise you. At the point and time of our choosing, where our civil military leadership decides, as a matter of fact, has decided. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. Camera one. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान की तारीख़ का एक सुनहरा बाब है, जिसको आने वाली जो नस्लें हैं वो भी याद रखेंगी। उसके अलावा दुनिया भर में इस दिन को याद रखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े मुल्क को दिन दहाड़े मुंह तोड़ जवाब दिया था, जो कि पूरी दुनिया ने देखा। इस दिन से पहले क्या क्या वाक़यात हुए और किस तरह ये 27 फरवरी का जो वाक़या हुआ था कि पाकिस्तान ने जवाब दिया, वो क्यों देना पड़ा। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जो बालाकोट पर 26 फरवरी 2019 को भारत ने पाकिस्तान की हदूद क्रॉस करके, उसकी वायलेशन करके, जो बालाकोट के अंदर एक मुकाम था वहाँ पे बम गिराए थे, उसके जवाब में पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट कंडक्ट किया था वो किस तरह से हुआ था। और उसके बाद भारतीय मीडिया ने जनरल आसिफ गफूर, जो कि उस वक्त DG ISPR थे, उनको मिस्टर सरप्राइज़ और जेरासिमोव ऑफ साउथ एशिया का ख़ताब क्यों दिया था। इन अहम नुकात के ऊपर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी लेकिन आप इसको आखिर तक देखिएगा ताकि मैं आपको ये सारी चीज़ें बता सकूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 27 फरवरी जो कुछ हुआ, उससे पहले 26 फरवरी को जिस तरह बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई भारत की तरफ से, उससे पीछे कुछ वाक़यात थे जिससे इन वाक़यात का एक ग्राउंड जो है वो तय होता है कि ऐसा क्यों हुआ था। तो बात करते हैं कि 2019 अप्रैल के अंदर भारत के अंदर जनरल इंतखाबात होना थे, और भारत का एक तरीक़ेकार है कि वहाँ जो भी जमात अपना इंतखाब जीतना चाहती है, हुकूमत बनाना चाहती है, तो सबसे बेस्ट ये होता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक फ़िज़ा बनाई जाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एंटी सेंटिमेंट्स हैं उनको हवा दी जाए, पाकिस्तान पर हमला करने की बातें की जाएँ, सबक सिखाने की बातें की जाएँ, और भारतीय अवाम को ये बताया जाए कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, भारत को नुकसान दे रहा है। तो ये एक सारा माहौल बनाया जाता है। इसी सिलसिले के तहत नरेंद्र मोदी जो थे, उनकी हुकूमत ख़त्म होने वाली थी, पहली टर्म जो थी 2014 से 19 तक की, तो उन्होंने दूसरी टर्म जीतने के लिए ये सारा माहौल बनाना शुरू किया, और पाकिस्तानी हुकूमत इससे बखूबी आगाह थी। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो थे वो अक्सर व बेशतर इन चीज़ों का इजहार करते रहते थे। उसके अलावा DG ISPR की जानिब से भी ये वक्तन फ़वक्तन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ट्वीट्स में इस बात का इजहार किया जाता था कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमला करने की प्लानिंग करता रहता है, ताकि अपने मुल्क में एक माहौल बनाया जा सके। अब उस वक़्त जब ये हमला हुआ पाकिस्तान पर 26 फरवरी को, उस वक़्त पाकिस्तान के बहुत अहम इंपॉर्टेंट जो थे इवेंट होने वाले थे, जो कि पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, और अहम तरीन सिचुएशन में पाकिस्तान कभी भी ये गलती नहीं कर सकता कि कोई इस तरह की चीज़ करे जिस तरह भारत ने इल्ज़ाम लगाया था पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों ने कश्मीर में जाकर भारतीय फ़ौज के कॉन्वॉय पर हमला किया, जिसके बाद ये सारा कुछ हुआ। वो पुलवामा हमला जो था वो एक इसकी बेस बनाई गई थी। उस वक़्त पाकिस्तान का FATF इजलास के अंदर जो है वो रिपोर्ट पेश होने वाली थी कि पाकिस्तान ने उससे किस कदर कंप्लाई किया है, और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कोशिश कर रहा था। उसके बाद सऊदी क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान आना था, फिर UN के अंदर कश्मीर के हवाले से डिस्कशन होना थी, उसके बाद PSL पाकिस्तान के अंदर हो रहा था फरवरी के महीने के अंदर। तो इस सारी सूरत हाल में भारतीय हुकूमत और फ़ौज ने मिलकर एक प्लानिंग की, और पुलवामा जो हमला हुआ था बेसिकली वो कहानी कुछ इस तरह से बनी कि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे के ऊपर भारतीय फ़ौज का कॉन्वॉय जा रहा था, जिसके ऊपर एक कश्मीरी नौजवान जो था उसने बारूद की बड़ी गाड़ी जो है वो आकर भारतीय फ़ौज के कॉन्वॉय से टकरा दी, जिसके नतीजे में 40 फ़ौजी हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। और भारत ने फौरी इल्ज़ाम लगा दिया पाकिस्तान के ऊपर, कहा कि जैश मोहम्मद ने पाकिस्तान से आकर कश्मीर के अंदर ये भारतीय फ़ौज पे हमला किया है। और उसके बाद भारतीय मीडिया ने एक फ़िज़ा बनाना शुरू कर दी कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए वहाँ पे, और जो उनके नेशनलिस्ट लीडर हैं, ख़ास तौर पे जो BJP पार्टी है, हुकूमती जमात, उसके इंतहा पसंद लोग हैं, उन्होंने पूरा एक माहौल बनाया, पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, सिखाया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। और इसी तरह भारतीय अवाम भी उनके साथ मिलती गई, और साथ ही साथ हवाला ये दिया जाने लगा कि जिस तरह 2016 के अंदर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में, इसी तरह की एक और सर्जिकल स्ट्राइक करके सबक सिखाया जाए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी उस सर्जिकल स्ट्राइक की जो 2016 में हुई।
हुआ कुछ इस तरह से कि 18 सितंबर 2016 को मकबूजा कश्मीर में 4 नामालूम लोग, जिनको हुर्रियत पसंद नौजवान भी कहा जाता है, उन्होंने भारतीय फ़ौज का जो एक कैंप है उड़ी कैंप के ऊपर हमला किया, जिसमें 19 फ़ौजी जो थे उनके वो हलाक हुए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। उसके बाद भारत ने बदला लेने के दोबारा बढ़ के लगाना शुरू कर दी उस वक़्त। तो 29 सितंबर 2016 को भारत ने दावा किया कि उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों के लॉन्च पैड हैं मुबैना तौर पर, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, वहाँ पे हमला करके 35 से लेकर 70 के करीब दहशतगर्द जो हैं उनको मार दिया है और उनके लॉन्च पैड जो हैं वो तबाह कर दिए हैं। वो अलग बात कि आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, इस पे बहुत सारे आर्टिकल मौजूद हैं जिसका आज तक कोई सबूत नहीं मिला कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की हो और उसके बाद हमला करके किसी दहशतगर्द को मारा हो या कोई लॉन्च पैड तबाह किया हो। ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। इलेक्शन जीतने के लिए माहौल जो बनाया जा रहा था 2019 का, तो उसी माहौल के तनाजुर में जिस तरह ये पुलवामा हमला हुआ तो उसकी वजह से माहौल जनरेट हुआ। इससे पहले बॉलीवुड से एक फ़िल्म भी बनवाई नरेंद्र मोदी ने, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। ये मूवी बनाई गई, बड़ी कामयाब हुई बॉलीवुड के लेवल पर और भारत में 350 करोड़ रुपए के करीब तकरीबन इसने बिज़नेस किया, इंटरनेशनली बिज़नेस किया, तो एक फ़िज़ा बना दी गई। उसके अलावा नरेंद्र मोदी पर एक फ़िल्म जो है वो भी मार्केट में लॉन्च की गई, जिसमें विवेक ओबराय जो थे उनको कास्ट किया गया और इलेक्शन का पूरा माहौल क्रिएट किया गया, जो कि एक तरीक़ेकार होता है इलेक्शन जीतने के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद जब पुलवामा अटैक हुआ तो उसके बाद टाइमलाइन वाक़यात की कुछ इस तरह से है कि फ़ौजी मर गए, सब कुछ हुआ। पाकिस्तान पहले से ये कह रहा था कि भारत कोई ना कोई शरारत कर सकता है और ये वाक़या हुआ और उसके बाद डायरेक्ट जिस तरह पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया और कहा कि दहशतगर्द जो है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके भारत के अंदर आकर जो हमला किया है और ये जैश मोहम्मद ने हमला किया है, बग़ैर किसी चीज़ के इल्ज़ाम लगा दिए गए। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाब ये आया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं उन्होंने फरवरी 2019 को पाकिस्तान अवाम जो है उनसे ख़िताब करते हुए ये कहा कि हम भारत को ये ऑफ़र कर रहे हैं कि आपके पास अगर कोई सबूत है हमें दीजिए, हम तहकीकात करेंगे। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफ़र कर रहा हूँ, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। और दूसरी चीज़, जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूँ कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाज़ें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक चाहिए। कौन सा दुनिया का कानून किसी भी एक शख्स या मुल्क को जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनने की इजाज़त देता है? ये कौन से इंसाफ के निज़ाम में है? दूसरी चीज़, आपका इलेक्शन का साल है। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। और उसके बाद बात किधर जाती है? हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, लेकिन जंग ख़त्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात, अल्लाह बेहतर जानता है। उसके बाद फरवरी 20 को शेख रशीद जो हैं उन्होंने इंडिया को धमकी दी। ट्विटर पर उन्होंने वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो हम वो आंखें निकाल देंगे। आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने 20 करोड़ पाकिस्तानियों की तर्जमानी की है कि अगर अमन की बात करोगे तो अमन से बात होगी, अगर जंग की बात करोगे तो जंग की बात होगी। हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, हमारे लिए पाकिस्तान जिंदगी है, पाकिस्तान मौत है। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो वो आंखें निकाल दी जाएंगी और ना फिर घास उगेगी, ना चिड़ियाँ चहकेंगी, ना मंदिरों में घंटियाँ बजेंगी, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों का वो एक किला है जिसे सारी दुनिया की मुसलमान देख रहे हैं। और इमरान खान की क़यादत में 20 करोड़ लोग आज तैयार हैं
कि अमन हो या जंग हो, हम इमरान खान के साथ हैं। इसके बाद भारत में बड़ा शोर मचा के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बाद पाकिस्तान के रेलवे मंत्री जो हैं उन्होंने भी भारत को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। उसके बाद 22 फरवरी को DGISPR जो थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी आके वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर और उसके बाद भारत के जो अज़ाइम थे उसके हवाले से मीडिया को बताया, पाकिस्तानी कौम को बताया। मीलों दूर ये वाक़या हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल से। जो एक्सप्लोसिव इस्तेमाल हुआ है वो वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस और इंतज़ामिया के ज़ेर इस्तेमाल था, वो पाकिस्तान से नहीं गया। जिस गाड़ी को इस्तेमाल किया गया है वो मुकामी गाड़ी थी, वो गाड़ी पाकिस्तान से नहीं गई। और जो हमला जिस कश्मीरी नौजवान ने किया है वो मकबूजा कश्मीरी का मुकामी नौजवान लड़का है। उसकी तारीख भी देख लें कि 2017 में कैसे वो अंडर अरेस्ट रहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको कैसे माल ट्रीट किया। उसके पेरेंट्स का वीडियो पैगाम भी है, वो भी देखिए कि किस तरीके से उसको उस नहज पे लाया गया कि वो ये वायलेंट रिस्पॉन्स दे। आप भी सोशल मीडिया देखते हैं, बहुत सारे हिंदुस्तान में मौजूद लोगों ने इस किस्म के हमले को आज से बहुत महीनों पहले प्रेडिक्ट किया कि इलेक्शन सीज़न है, जो कैंपेन चल रही है, ये मुमकिनात उन्होंने उनके मीडिया में, सोशल मीडिया में आई कि कहाँ कहाँ वाक़यात हो सकते हैं। आप ये भी देखिए कि उस हमले में जो सिक्योरिटी फोर्सेस जिनकी डेथ हुई है उनकी क्लास कंपोजिशन क्या है। पाकिस्तान बदल रहा है, एक नई माइंड सेट आ रही है। हमने बहुत मुश्किलों से गुजर कर आज यहाँ पहुँचे हैं। हमारी अफवाज ने, हमारी अवाम ने खून के समुंदर से गुजर कर इस मुल्क को जला बख्शी। अब हमें सब्र है, अब हमें तहम्मुल है। और दुनिया के वाहिद मुल्क हैं और वाहिद अफवाज पाकिस्तान हैं जिन्होंने इन खतरात का मुकाबला किया, इस दहशतगर्दी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। पाकिस्तान ने इस वाक़े के बाद पहले सोचा, तहकीक की और फिर जवाब दिया, और जवाब भी एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को वो ऑफ़र्स दी हैं जो शायद पहले कभी नहीं दी गई। मैं अभी सुन रहा था आने से पहले कि भारत में ये बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान जंगी तैयारियां कर रहा है। हम जंगी तैयारियां नहीं कर रहे। जंग की धमकियां आपकी तरफ से आ रही हैं, बदले की धमकियां आपकी तरफ से आ रही हैं। हम एक सॉवरन स्टेट हैं। हम आपकी धमकियों या आपके बदले लेने की जो तैयारियां हैं उसके रिस्पॉन्स देने का हमें हक है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। हम इनिशिएट करने की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन अपना दफा और अपना रिस्पॉन्स हमारा हक है और उस हक को इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरीके से पुलवामा इंसिडेंट के ऊपर पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की तरफ से एक डिफरेंट रिस्पॉन्स गया, इसी तरीके से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मिलिट्री रिस्पॉन्स भी डिफरेंट होगा। हम गुजरे हुए कल की फौज नहीं, हमारे तीनों सिपहसालारों से लेकर और सिपाही तक हम सब ने अपने कदमों पर खड़े होकर अपने हाथों से जंग लड़ी है। हमने अपने मुल्क का दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा किया है। हम बैटल हार्डन हैं। अनदेखे दुश्मन के खिलाफ जंग बहुत मुश्किल थी, लेकिन इंडिया एक नॉन थ्रेट है। We do not wish to go into war, but please be rest assured, should you initiate any aggression, first you shall never be able to surprise us. Pakistan armed forces shall never be surprised by you, but let me assure you, we shall surprise you. जिसकी वजह से वो बड़े, उनका ये जो जुमला था बड़ा मशहूर हुआ और उनको मिस्टर सरप्राइज़ का खिताब भी दिया गया इसी वजह से। उसके बाद आ जाता है जी फरवरी 26 सुबह 4 बजे के करीब भारत की तरफ से पाकिस्तान के इलाके बालाकोट के अंदर जब्बा के मुकाम पर भारतीय तैयारों ने पाकिस्तानी लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की और वो पाकिस्तान में घुसे। तकरीबन 4 मिनट वो पाकिस्तान की हदूद में रहे। जिस सबसे पहले इसके हवाले से DGISPR ने सुबह 9:30 बजे ट्वीट की। भारत ने इससे पहले क्लेम नहीं किया कि हमने पाकिस्तान पर हमला किया है। जिस तरह ही पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे उनको जवाब देने के लिए निकले और DGISPR ने इसके हवाले से सारी मालूमात मीडिया पे आकर दी। बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो हमसाया भारत है वो दुश्मनी में भी बेवकूफ़ी और झूठ का सहारा लेता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है भारत के क्लेम। 4 पिक्चर्स उनके मीडिया की मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। टॉप लेफ्ट जो पिक्चर है वो कह रही है टाइमलाइन ऑफ स्ट्राइक 21 मिनट्स 350 टेररिस्ट एलिमिनेटेड, यानी 21 मिनट वो आजाद कश्मीर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने का क्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 350 दहशतगर्दों को हमने मार दिया है। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस में। रात को हमारा कॉम्बैट एयर पेट्रोल मिशन वाज इन एयर। सबसे पहले सियालकोट लाहौर के इलाके में
इनकी पहली जो विजिबिलिटी रेडार पे आई दैट दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स लाहौर सियालकोट बॉर्डर। तो हमारी उस वक्त जो एक कैब टीम थी वो एयर से ही, जो कि सेंट्रल पोजीशन पाकिस्तान में थी, दे अप्रोच्ड एंड चैलेंज देम। दे डिड नॉट क्रॉस। वो तकरीबन 7-8 नॉटिकल माइल्स अपनी साइड पे रहे, लेकिन हमारी जो कैब एयर में थी वो उनके सामने जाके उसको चैलेंज किया। एसओपी के मुताबिक जब पहली कैब टीम जो थी वो वहां कमिट हो गई तो सेकंड कैब टीम ऑटोमेटिकली इन एयर हो गई। व्हाइल दे वर फेसिंग द थ्रेट इन लाहौर सियालकोट सेक्टर, एक और उनकी जो फॉर्मेशन थी वो काड़ा बहावलपुर के सेक्टर में हमारे रेडार्स ने पिक किया। तो जो दूसरी स्टैंड बाय टीम थी कॉम्बैट एयर पेट्रोल की, दे वेंट डाउन साउथ और उसको चैलेंज किया। तीसरी हमारी जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल था जो कि नेक्स्ट इन लाइन इन एयर था, तब हमारे रेडार्स ने पिक किया कि एक ज्यादा हैवी इनकी जो टीम है वो मुजफ्फराबाद सेक्टर में किरण वैली की तरफ से अप्रोच कर रही। जब हमारी तीसरी कैब टीम ने उस इलाके में जाके उनको चैलेंज किया, देन दे हैड क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो 4 मिनट ये लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ आते हुए और जब चैलेंज किया और वापस जाते हुए, अगर तो ये स्ट्राइक करते हमारे किसी भी पोजीशन पे जो कि मिलिट्री पोजीशन है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, तो एक फाइट होती है एयरफोर्स की, एक उनकी एंगेजमेंट होती है। दे डिड नॉट डू दैट, क्योंकि अगर ये किसी हमारे मोर्चे पे अटैक करते तो फौजी तो तैयार हैं, एयरफोर्स भी तैयार है, कैजुअलिटीज भी यूनिफॉर्म पर्सनल्स की होती। लेकिन इंडिया का तो ये मकसद ही नहीं है। इंडिया का मकसद तो ये है मोदी गवर्नमेंट का कि वो आजाद कश्मीर में सीज फायर वायलेशन भी करते हैं तो सिविलियन पॉपुलेशन पे डेलिब्रेट टारगेट करते हैं। उनका मकसद किसी ऐसी जगह पे टारगेट करना था कि जहां पे सिविलियंस की कैजुअलिटीज हों, आइडेंटिटी उनकी सोल्जर ना हो और वो ये क्लेम कर सकें कि हमने एक टेररिस्ट कैंप पे हमला किया है, हमने जो उनका मकसद था वो टेक आउट किया, और उनकी जो वार मॉन्गरिंग थी और जो पॉलिटिकल फायदे के लिए, इलेक्शन के लिए जो करना था वो उनके लिए फायदामंद होता। यहां से जो तंगधार सेलिएंट आपको नजर आ रहा है, यहां से उनकी इंट्रूजन हुई। 4 to 5 नॉटिकल माइल उनकी फॉर्मेशन अंदर आई, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने टाइमली और इफेक्टिवली चैलेंज करके रिपल्स किया। जाते हुए उन्होंने जो अपना पेलोड था उसको जेटसन किया। इतने डिस्टेंस से जो उस वक्त एंगल था उसका एग्जिट का, वो जब्बा के मकाम पर 4 उनके जो बॉम्ब्स थे वो गिरे और वो वापस चले गए। दे वेंट बैक अंडर प्रेशर फ्रॉम द पाकिस्तान एयरफोर्स, दे रिमेन्ड इन एयर। तब हमने ग्राउंड पे अपने जितने एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है उससे चेक किया, स्ट्राइक तो हुई कोई नहीं। लेकिन जब उन्होंने अपना पेलोड गिराया तो उस ट्रेजेक्ट्री पे वो जो बालाकोट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आउट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे गिरा। नॉट इवन अ सिंगल ब्रिक इन द डेब्रिस। अगर वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो वहां पे उसका मलबा होता। 350 ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने वहां पे टेररिस्ट मारे हैं। मैं कहता हूं 10 भी होते तो उनकी डेड बॉडी, कोई उनके जनाजे, कोई उनकी ब्लड, द स्पॉट इज ओपन फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी। तमाम एम्बेसडर, तमाम डिफेंस स्टैचीज, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन पाकिस्तान, वी विल इवन से द सिविलियन पॉपुलेशन और द आर्मी रेप्स फ्रॉम इंडिया, they can come through the authorized entry in Pakistan, see it for yourself, go back and tell your Prime Minister, where is that impact? झूठ के तो कोई पाँव नहीं होते। अब प्राइम मिनिस्टर ने आज की मीटिंग में कहा आर्म फोर्सेस को भी, तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर को भी और पाकिस्तान की 207 मिलियन पॉपुलेशन को भी, गेट रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। अवाम तैयार है, आपने पॉलिटिकल पार्टीज की आज रिस्पॉन्स देखा है, सब एक हैं। नाउ इट इज टाइम फॉर इंडिया to wait for our response. The response will come at the point and time of our choosing, where our civil military leadership decides and as a matter of fact has decided. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से दुनिया भर को राब्ते किए गए, दुनिया भर से बताया गया कि किस तरह भारत पाकिस्तान के खिलाफ ये सब कुछ कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने पूरी दुनिया के वज़राए ख़ारजा से राब्ते किए, उनको पैगामात भेजे कि देख सकते हैं कि किस तरह भारत ने पाकिस्तान की सालमियत की खिलाफ वर्जी की है। 27 फरवरी की सुबह को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट पाकिस्तान की तरफ से जो प्लान किया गया भारत के खिलाफ, उसको जवाब देने के लिए, और जिस तरह DGISPR ने कहा था और जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था, पाकिस्तान ने भारत के 6 टारगेट जो थे
वो उनको जो है वो लॉक किया और उसके बाद भारत को ये पैगाम दिया कि जनाब हम आपको किस तरह से जवाब दे सकते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान ने उनको भरपूर जवाब दिया। 6 टारगेट लॉक किए गए जिनमें उनका एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी शामिल था जहां पे उनकी पूरी कमांड मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तान ने उनको हिट नहीं किया क्योंकि मकसद ये था उनको बताना कि हम आपको हिट कर सकते हैं, हमारे पास ये ताकत मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम इससे थोड़ा सा दूर इसलिए अटैक करें ताकि आपको ये पता लग जाए कि हम ये कर सकते हैं। अब ये ऑपरेशन कैसे हुआ था, मैं आपको इसकी थोड़ी सी मालूमात जो है वो आपको बताता हूँ। पाकिस्तान ने जिस तरह ये खूबसूरती से ये जो उन सारा ऑपरेशन प्लान किया वो कुछ इस तरह से था कि सारी रात 26 फरवरी के बाद 27 वाले जो रात आई तो भारतीय एयरफोर्स पूरी रेड हॉट अलर्ट पे थी। उन्हें पता था कि पाकिस्तान अब कोई ना कोई जवाब देगा, लेकिन रात के बाद सुबह के करीब जिस तरह ही भारतीय एयरफोर्स थोड़ी ईज़ पर आई, आसानी पर आई, कि उन्होंने कहा कि भाई रात तो गुजर गई, अब कुछ नहीं होगा, तो पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान एयरफोर्स के दस्ते थे वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर घुसे उनको जवाब देने के लिए। 6 टारगेट लॉन्च किए गए, जबकि प्लान ये था कि उनको पैगाम देकर वापस आएंगे। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ जहाज़ जो थे वो पाकिस्तानी हदूद के अंदर उस वक्त प्रवास कर रहे थे और उनके साथ पाकिस्तान की तरफ से जो जदीद तरीन त्यारे हैं एवॉक्स एयरक्राफ्ट्स हैं, और उसके बाद एयर आई साब 2000 और ये जो त्यारे थे साब एयर आई एवॉक्स एयरक्राफ्ट वगैरह, ये पाकिस्तान की हदूद के अंदर फ्लाई कर रहे थे ताकि भारत की तरफ से अगर कोई त्यारे पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो उनके रडार जाम कर दिए जाएँ, इसी तरह उनके ग्राउंड के जो रडार हैं वो भी जाम कर दिए जाएँ ताकि भारत को पता ही न लगे और पाकिस्तान ये कार्रवाई करके वापस आ जाए। बड़ी प्री प्लान किस्म की पाकिस्तान ने ये गेम की। और उसके बाद जैसे ही मकबूजा कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी तैयारे दाखिल हुए तो उसके बाद भारत के अंदर जो कि पेट्रोलिंग हो रही होती है एयरफोर्स की, तो उस वक्त SU-30 MKI की एक पेट्रोलिंग पार्टी थी श्रीनगर के करीब। उसके बाद एक पेयर था मिराज 2000 का, वो उधमपुर के इलाके में उनका वो पेट्रोलिंग कर रहा था। तो उनको इंगेज करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक डिसेप्शन क्रिएट की और एक मिसाइल फायर किया गया, जिसकी वजह से उनकी ये जो पेट्रोलिंग पार्टियाँ थीं वो अपनी उसमें इंगेज हो गई। और उसके बाद पाकिस्तान के ये जो तैयारे थे ये वहाँ पे घुसे और इसमें F-16 और JF-17 भी शामिल थे और मिराज त्यारे भी शामिल थे। और ये इंडिया में घुसकर इन्होंने 5 वो जो टारगेट जो थे वो 6 वो लॉक किए। और उसके बाद बताया जब लॉक होते हैं तो वो पता लग जाता है दुश्मन को भी, और उसके बाद वहाँ पे हिट किया उससे थोड़ा सा करीब, और उसके बाद वहाँ से वापस निकले। जैसे ही पाकिस्तानी तैयारे वापस निकले और पाकिस्तान की हदूद की तरफ आए तो 2 मिग तैयारे जो थे उनके, क्योंकि उससे पहले जो तैयारे पाकिस्तानी जो जहाज़ों की तरफ आने लगे थे उन्होंने कहा कि जनाब हमारा कुछ सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा और वो ना उड़ सके, तो उसके बाद उन्होंने जो मिग बाइसन 29 जो थे मिग 29 बाइसन उनको कहा कि आप इनका पीछा करें। वो जैसे ही वो घुसे उनके रडार जाम कर दिए गए और उनको पता ही ना चला कि वो पाकिस्तान की हदूद में घुस आए हैं। तो उतनी देर में पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन मौजूद थी पाकिस्तानी हदूद के अंदर उसने भारतीय तैयारों को टारगेट किया और उसके बाद एक तैयारा जो था वो ऑक्युपाइड कश्मीर में गिर गया, जबकि दूसरा तैयारा पाकिस्तान की हदूद में गिरा। और उसके बाद अभिनंदन जो उनका पायलट था उसको पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तानी कौम ने वहाँ पे पहुँचकर उसको गिरफ़्तार कर लिया। तो पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह से वो गिरफ़्तार हुआ, लेकिन उसके बाद भारत जो है वो इनकारी हो गया कि हमारा तो कोई तैयारा ऐसा गिरा ही नहीं, ना ही हमारी तरफ से कोई हमारा ऐसा कोई पायलट है। उसके बाद भारत के अंदर ही मौजूद बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर अभिनंदन की पुरानी तस्वीर, अकेडमी की तस्वीर, ट्रेनिंग की तस्वीर, उसकी फैमिली, वो सारा कुछ ढूंढ के सामने ले आए। तो मजबूरन भारत को फिर मानना पड़ा। अभिनंदन को पाकिस्तान आर्मी के नौजवानों ने अपनी तहवील में लिया और उसके बाद उसको ले गए, उसके बाद उसको मरहम पट्टी की, फिर उसके बाद चाय का कप उसको पेश किया और उसकी वीडियो बनाकर वो भी जारी की ताकि भारत और पूरी दुनिया देख सके कि पाकिस्तान के कब्जे में इस वक्त भारत का पायलट मौजूद है। सेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा तो मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव का सिर्फ एक ही साधन था। मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई
और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। What is your name? विंग कमांडर अभिनंदन। Okay. I hope you have been treated well over here with us. Yes, I have, and I would like to put this on record, and I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his from his soldiers, and thereafter the officers into the unit which I was taken to. Okay. This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. Okay, wonderful. So, Wing Commander, you hail from which place in India? Am I supposed to tell you this, Major? I'm sorry. I'm from down south. You're from down south? Yeah. Okay. And are you married? Yes, I am. You're married? Yes. Okay. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. And now coming over to some specifics. Which aircraft you were flying? I'm sorry, Major. I'm not supposed to tell you this, but I'm sure you found the wreckage. And what was your mission? I'm sorry, I'm not supposed to tell you this. Okay. Thank you. उसके बाद वो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है सोशल मीडिया पर भी आई कि जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के मैस के अंदर एक कप चाय और उसकी कीमत थी MiG-29 बाइसन। लेकिन उसी दिन भारत ने दोबारा प्लान किया पाकिस्तान को जवाब देने के लिए कि पाकिस्तान पर मिसाइल हमले का प्लान बनाया, और मुबैना तौर पर जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक 5 टारगेट्स भारत ने पाकिस्तान के लॉक किए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने उनके 20 से ज़्यादा टारगेट लॉक कर दिए, जिस पर उन्हें एक बहुत बड़ा पैगाम गया और भारत ने वो प्लान तर्क कर दिया कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए। और इसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने असेंबली में खड़े होकर भी इस बारे में बताया था। अच्छा, उसके बाद 27 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है उन्होंने दोबारा कौम से ख़ताब किया 3:20 पर, और बताया कि किस तरह हमने भारत के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई की और पूरा बैकग्राउंड बताया पुलवामा अटैक का, भारत की वो जो उस वक्त एक चल रही थी चीज़ें कि जो वो करना चाह रहे थे। तो वज़ीर-ए-आज़म ने उसके बाद बताया कि हम अमन का पैगाम दे रहे थे, अब भी अमन का पैगाम दे रहे हैं, लेकिन हमने ये इसलिए किया ताकि आपको बता सकें कि हम कमज़ोर नहीं हैं, अमन के पैगाम को कमज़ोरी ना लिया जाए। और उसके बाद उस थ्रेट से भी आगाह किया कि जनाब दोनों ममालिक न्यूक्लियर पावर्स हैं और ये दोनों ममालिक के अवाम के मफाद में नहीं है, क्योंकि दोनों मुल्कों में गुर्बत बड़ी है। तो ये सारी सूरत हाल। फिर उसके बाद 27 फरवरी को ही DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए शाम 5:30 बजे के करीब उसके बाद भारत पर हमला किया गया, उसकी पूरी तफसीलात जो थी वो कौम के सामने रखी और बताया कि हमने उनके 2 पायलट्स पकड़े हैं। वादज़ा एक ही पायलट रिहा किया गया और दूसरे पायलट की बात जो है वो ख़त्म हो गई, लेकिन कहा यह जाता है कि इस हमले के अंदर भारत के साथ इसराइल भी शामिल था और जो दूसरा पायलट पाकिस्तान ने गिरफ़्तार किया वो इसराइली है और पाकिस्तान की इस वक्त पाकिस्तान के पास है, और उस वजह से पाकिस्तान ने इसके बारे में दोबारा बात नहीं की। और इसी तरह भारत ने भी कभी क्लेम नहीं किया, ना ही इसराइल ने कोई भी क्लेम किया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक इशू हो सकता था कि इसराइल भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के इस तरह हमला करने के लिए भारत के साथ शामिल हुआ। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के पास कैपेबिलिटी भी, कैपेसिटी भी, विल भी, रिजॉल्व भी, अवाम का साथ भी, हर किस्म की चीज़ मौजूद है। लेकिन चूंकि हम ज़िम्मेदार रियासत हैं, हम अमन चाहते हैं, तो आज सुबह जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने वो टारगेट लेने थे तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि हम कोई मिलिट्री टारगेट नहीं लेंगे। तो जब हमारे एयरफोर्स अपनी हदूद के अंदर रहते हुए जो टारगेट्स हमने सेलेक्ट किए हुए थे, 6 टारगेट हमने सेलेक्ट किए, उन टारगेट्स पे हमारे पायलट्स ने लॉक किया और फिर उसको लॉक करने के बाद थोड़ा फासले पे हमने खुली जगह पे वो स्ट्राइक्स की। भिम्बर गली, केजी टॉप और उनके नारियान के इलाके में जो उनके सप्लाई डिपोज थे, उन तमाम टारगेट्स को हमने एक्यूरेसी से लॉक किया और जब हमारे पास ऑप्शन थी कि हम उन पे फायर कर सकें, हमने ज़िम्मेदारी का सबूत दिया, उनसे सेफ्टी डिस्टेंस रख के, और फिर हमने वो टारगेट एंगेज किया। जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये टारगेट ले लिए तो उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज़ एक बार फिर
लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज़ जो थे वो शूट डाउन हुए। उनमें से एक का रैकेज हमारी साइड पे गिरा, जबकि दूसरे का रैकेज उनकी साइड पे गिरा। इसके अलावा भी इंडिया के एक जहाज़ के गिरने की इतला है जो थोड़ा अंदर है, लेकिन वो हमारी उसके साथ एंगेजमेंट नहीं हुई। 2 पायलट्स ज़मीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया और जैसे उनके साथ एक महज़ब मुल्क सलूक करता है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया। एक उनमें से ज़ख्मी थे, उनको हमने CMH मुंतकिल कर दिया है, इंशाल्लाह उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, जबकि दूसरे जो हैं वो हमारे पास हैं। यहाँ मैं आपको कुछ जो उनसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं इंडियन मीडिया पे देख रहा था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक F-16 उन्होंने भी गिराया है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने इस तमाम जो एक्शन था उसमें F-16 इस्तेमाल नहीं किया और ऐसी कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान का कोई जहाज़ गिरा हो। फरवरी 28 को वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से आके ख़ताब किया और वहाँ पे उन्होंने पूरा साको सबाक बताया कि किस तरह सारी कहानी हुई, पुलवामा अटैक हुआ, कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है और जो भी सिचुएशन थी वो सारी बताई। उसके बाद जिस तरह उन्होंने 26 फरवरी को हमला किया, फिर उसके जवाब में पाकिस्तान ने हमला किया। ये जो हम कोशिश कर रहे हैं डी-एस्केलेशन की, इसको एक कमज़ोरी ना समझा जाए, ये कमज़ोरी नहीं है। इसमें गलत सिग्नल्स ही मिलने चाहिए। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें तारीख में जब हम पीछे देखते हैं तो 2 बादशाह थे, एक तरफ बहादुर शाह जफ़र था, दूसरा टीपू सुल्तान था। बहादुर शाह जफ़र जब उसको फैसला करना था, एक तरफ ग़ुलामी थी, दूसरी तरफ मौत थी, तो उसने ग़ुलामी के लिए फ़ैसला किया और बाकी ज़िंदगी ग़ुलामी में गुजारी। दूसरी तरफ टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान को भी ये फैसला, एक वक्त आ गया फैसला करने का, क्या आपने हाथ खड़े करके तो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करनी है या आप एक आज़ाद इंसान की तरह आखिरी दम तक लड़ेंगे। इस मुल्क का हीरो टीपू सुल्तान है। एक कौम अगर उसको आप पुश कर देंगे, कोई भी कौम छोड़े पाकिस्तान, अगर उसको पुश कर देंगे उस स्टेज के ऊपर कि वो उसको भी ये फैसला करना पड़े, तो एक गैरतमंद कौम आज़ादी के लिए लड़ेगी, वो ग़ुलामी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और मैं इसलिए आज हिंदुस्तान को, नरेंद्र मोदी को पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, किसी को भी उस इंतहा की तरफ ना धकेलें, क्योंकि ये जो आगे जा रही है, और मुझे पता है क्योंकि हमारी प्रिपरेशंस हैं, मुझे पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज कितनी प्रिपेयर्ड और किधर खड़ी है। अब मुझे ये भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए, वो फिर बाद में डिफ्यूज़ हो गया। तो उसकी रिटेलिएशन के लिए भी मुझे पता है कि हमारी फ़ौज किधर खड़ी थी। इसलिए मैं आज कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैं ये आज हिंदुस्तान को इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं कि इससे आगे ना लेके जाएं, क्योंकि जो भी आप करेंगे पाकिस्तान मजबूर होगा रिटेलिएट करने के लिए। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्चर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को रिहा कर दिया और वाघा के रास्ते उसकी फैमिली आई थी, उसके हवाले किया और उसके बाद पूरी दुनिया जो है, उनके मीडिया ने इस चीज़ को कवर किया। पूरी दुनिया का जो मीडिया था उसने इस सारे मामला जो थे इनको कवर किया। DG ISPR जो हैं उनको मिस्टर सरप्राइज़ का ख़िताब क्यों दिया, वो मैंने पहले आपको बताया कि जिस तरह उन्होंने कहा था कि हम आपको सरप्राइज़ करेंगे। इसके बाद भारतीय मीडिया ने जरासे मूव ऑफ साउथ एशिया का ख़िताब क्यों दिया, ये जरासे मूव था कौन, इसके हवाले से बात करने से पहले मैं आपको एक और जो है पॉइंट वो बता दूं कि 18 अप्रैल 2019 को भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने बाकायदा ये बयान दिया
कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जो थी उसमें किसी किस्म की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, ना कोई फौजी और ना ही कोई सिविलियन, जिस पर DGISPR ने उन टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर को ट्वीट करते हुए लिखा कि बिलाखिर जो सच था, रियलिटी थी, वो सामने आ गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह भारत जो एक झूठे दावे और क्लेम करता रहा है, एक तो हमारा जो अपना 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से और फिर उसके बाद जो इंडियन एयरफोर्स के जो तैयारे जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराए और फिर उसके बाद झूठा क्लेम कि हमने F-16 गिरा दिया, इसके हवाले से भी भारत जो है वो सच बोलेगा। तो बजाय ये कि मज़ीद लेट हो जाए, इससे बेहतर है कि जल्दी सच बोला जाए। अब बात करते हैं जेरासिम ऑफ साउथ एशिया की। भारत का अखबार है डेक्कन क्रॉनिकल्स, ठीक है, बड़ा मशहूर अखबार है। उसने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा और ये आर्टिकल जो लिखने वाला शख्स है पुखराज सिंह। ये शख्स एक उनका साइबर सिक्योरिटी ऑफिशियल है और भारतीय जो फोर्सेस हैं वहाँ पे जॉब कर चुका है। उसने एक पूरा आर्टिकल लिखा और उसके शुरू करते हुए वो लिखता है कि अगर पाकिस्तान इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की तरह कोई ख़तरनाक किस्म का अगर कोई चीज़ हम कंपेयर करें पाकिस्तान आर्मी के हवाले से, तो वो दूसरा जो है उनका वो पब्लिक ISPR है, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन जो है, ये दोनों इक्वल हैं कि ये दोनों एक ही तरह से ख़तरनाक है। और नीचे वो लिखते हैं कि लोग हैरान होंगे कि मैं किस तरह से एक मीडिया विंग को एक जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है ISI उसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो उनको अजीब लगेगा, लेकिन मैं इसके हवाले से छोटी चीज़ें बताऊँगा। उन्होंने फिर पूरे इस आर्टिकल के अंदर अपनी उस बात को एक्सप्लेन किया है कि क्यों उन्होंने उसको जेरासिम ऑफ साउथ एशिया कहा और किस तरह ISPR को एक एज हासिल रहा इस पूरी जंग जो ख़ास तौर पे 27 फरवरी 26 फरवरी और जो सिचुएशन में हुई उसके ऊपर DGISPR को उन्होंने कहा कि जिस तरह रोमन एम्पायर के अंदर अपने दुश्मन की वो जो खासियत होती थी उसको एक्सेप्ट किया जाता था, तो मैंने भी जिस तरह अपनी मीटिंग्स के अंदर उसको एक्सेप्ट किया, तो लोगों ने बड़ी हैरानगी से मुझे देखा कि मैं किस तरह से दुश्मन की तारीफ़ कर रहा हूँ। लेकिन अपने आर्टिकल में उन्होंने बड़ा बुरा भला भी कहने की कोशिश की और पाकिस्तान को, पाकिस्तान आर्मी को, DGISPR को, ISPR को, ISI को, लेकिन उन्होंने साथ ढके छुपे लफ्ज़ों में इस चीज़ का जो है वो एक्सेप्ट भी किया है कि किस तरह पाकिस्तान को, ISPR को ख़ास तौर पे एक एज रहा इंफॉर्मेशन फ्रंट के ऊपर, कि जिस तरह पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान जो है वो जीता और इस दिन पाकिस्तान की फतह हुई और भारत को शिकस्त हुई। अपनी तरफ से तो उन्होंने यही कहा है कि जनाब ISPR प्रोपेगेंडे की बेस पर जीत गया, लेकिन पाकिस्तान ISPR ने जिस तरह वो किरदार अदा किया और हाइब्रिड वॉरफेयर के हवाले से पाकिस्तानी अवाम को जिस तरह आगाह किया, पाकिस्तानी कौम को तैयार किया, पाकिस्तान के नौजवानों को बताया, और जिस तरह उस ख़ास इवेंट 26 और 27 फरवरी को ISPR का जो किरदार था, DGISPR आसिफ गफूर ख़ास तौर पर, और जिस तरह वो आज भी पाकिस्तान की आवाम के दिलों में उनके लिए मोहब्बत है, दिलों में बसते हैं, तो उसकी वो सारी एग्जांपल इसमें मौजूद है। आप गूगल पर जाकर ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं जिसमें उन्होंने जेरासिम ऑफ साउथ एशिया का ख़िताब दे के इनको कंपेयर किया है। और उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इन्होंने जेरासिम ऑफ साउथ एशिया का ख़िताब क्यों दिया, एक्चुअली उसकी कहानी क्या है। बेसिकली जेरासिमोव पूरा नाम है वैलेरी जेरासिमोव, ये रशिया के एक जनरल हैं और इनके पास जो करंट ओहदा है वो है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का, और उसके बाद डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर भी हैं रशिया के। और 2012 के अंदर इनको इस पोस्ट के ऊपर जो है नवंबर 2012 में इसको व्लादिमीर पुतिन जो कि सदर हैं रशिया के, उन्होंने तैनात किया। इस शख्स की जो ये मशहूरी है जेरासिमोव का, इन्होंने जो इनके साथ कंपैरिजन किया है वो ये है कि इस शख्स को बेसिकली आर्किटेक्चर कहा जाता है, वो जो हाइब्रिड वॉर थी उसके हवाले से, वही हाइब्रिड वॉर जो कि आसिफ गफूर पाकिस्तानी अवाम को बताते रहे। इस शख्स ने पूरी नाटो, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जितनी थी उसको परेशान करके रख दिया था अपने इस डॉक्ट्राइन से, जिसको जेरासिमोव डॉक्ट्राइन भी कहा जाता है। और उसकी बेस पर इनके बारे में आर्टिकल लिखे गए। बर्लिन पॉलिसी जर्नल एक बहुत बड़ा जर्नल है, उसने भी अपना एक आर्टिकल लिखा है जिसमें वो लिखते हैं कि ये जो जेरासिमोव जो शख्स है, रशिया का जनरल स्टाफ है जेरासिमोव, और इसने एक प्लान किया कि कंबाइंड एक साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सबवर्सिव एंड मिलिट्री ऑपरेशन टू डिस्टेबलाइज द वेस्ट। दूसरी चीज़ वो लिखते हैं, और परहैप्स जस्ट कवर्ट ऑपरेशंस and disinformation without the shooting, or maybe the aim is to destroy the whole architecture of the global order. The very confusing about what exactly this doctrine entails betrays the basic point: it does not exist. ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था डॉक्ट्राइन, जिसके ऊपर पूरी दुनिया के यानी ख़ासतौर पे वेस्ट, यूरोपीय यूनियन, नाटो, अमेरिका के जनरल्स ने इस शख्स के बारे में कि इसका डॉक्ट्राइन है उसके ऊपर पूरे पूरे आर्टिकल लिखे, स्टडीज़ होती रही, रिसर्च होती रही, और इसको बेसिकली जोड़ा जाता रहा। जो 2014 के अंदर क्रीमिया और यूक्रेन के साथ रशिया का जो इशू हुआ था बेसिकली, उसके ऊपर इस बंदे को बुरा भला कहा जाता रहा। तो
उसके बाद इस बंदे के बारे में ये आर्टिकल लिखे गए और इस बंदे के ऊपर जो इन्होंने पाबंदियाँ लगाई मिलजुल कर, सैंक्शंस जो लगाई, उसमें यूरोपीय यूनियन थी, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगाई। उसके बाद कनाडा, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, फिर रशियन इंटरफेरेंस जो यूक्रेन में की उसकी बुनियाद बनाकर पाबंदियाँ लगाई जाती रहीं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने भी इसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई कि इन्होंने जी रशिया यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर बहुत काम ख़राब किया, फिर उसके बाद वहाँ की सिचुएशन ख़राब की। और उसके बाद और इस शख्स के बारे में मज़ीद अगर आप पढ़ना चाहें, क्योंकि मैं मज़ीद डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप ख़ुद गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं वैलेरी जेरासिमोव, और उस शख्स की जितनी डिटेल है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी और उस बंदे का पता लग जाएगा। फिर उसकी हाइब्रिड वॉर का वो जो एक प्लान था, एक आइडिया था, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने आसिफ गफूर को इसके साथ कंपेयर किया कि किस तरह अकेला रशिया का ये एक जनरल और दूसरी तरफ नाटो, पूरा यूरोपीय यूनियन, वो इस शख्स की वजह से किस कदर परेशान रहा। इसका जो एक आर्किटेक्चरिंग थी, जो एक तरीक़ेकार था हाइब्रिड वॉर का और इंफॉर्मेशन का फ्रंट का, कि यानी एक जो कन्वेंशनल वॉर होती है वो अपनी जगह, और अनकन्वेंशनल तरीके से इंफॉर्मेशन फ्रंट पे जिस तरह इस शख्स ने उनको परेशान किए रखा, इस वजह से उन्होंने जेरासिमोव ऑफ साउथ एशिया का ख़िताब जनरल आसिफ गफूर को दिया। और जिस दिन वो DGISPR की पोस्ट से रिटायर हुए, उसके बाद भारतीय मीडिया ने जो खुशियाँ मनाई और उनको बुरा भला कहा, और इसी तरह पाकिस्तान में मौजूद बहुत सारे लोग उनको बुरा भला कहते रहे, वो भी सब कुछ आपके सामने है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये मालूमात आपको यकीनन जो है आपके लिए बड़ी यूज़फुल होंगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।